गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको जो चैप्टर समझाने जा रही हूँ उसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द। बच्चों, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें सबसे पहले आते हैं बच्चों क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देविका तेज दौड़ती है, सोहन लाल ने कल मकान खरीदा, मृदुला ने कम खाया, रमेश इधर आओ। अब ये जो सेंटेंस हैं इनमें तेज, कल, कम और इधर ये क्रिया विशेषण हैं। ये शब्द अलग अलग प्रकार से क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तेज शब्द दौड़ना क्रिया की रीति बता रहा है, जबकि कल शब्द खरीदना क्रिया का काल बता रहा है, और इसी प्रकार कम शब्द खाना क्रिया की परिणाम बता रहा है, जबकि इधर शब्द आना क्रिया का स्थान बता रहा है। अब इन वाक्यों को देखिए। चीते तेज भागते हैं, रामलाल ने कल मिठाइयाँ बांटी, लड़कियाँ कम खाती हैं, स्नेहा इधर आ गई थी। आपने देखा कि इन वाक्यों में तेज, कल, कम और इधर के रूप में नहीं बदले। यानी कि आप ये देख रहे हैं जैसा कि पुस्तक में कि जो लाल रंग के शब्द हैं ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी और नीचे वालों में भी ये ज्यों के त्यों रहे। अर्थात क्रिया विशेषण के रूप में यह कर्ता या कर्म के लिंग और वचन का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण बताते हैं। यानी कि ये जो लाल शब्द हैं इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। अब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसके 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले हम समझते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति या विधि का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन जल्दी आओ, हाथी जोर से चिंघाड़ता है। वाक्य की क्रिया में कैसे या किस प्रकार लगातार प्रश्न पूछने से रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हो जाती है। अचानक, एकाएक, अनायास, सहसा, झटपट, धीरे धीरे, संयोग से, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तभी इनको हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराएं तब वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे महात्मा जी अंदर बैठे हैं, वहाँ कोई नहीं जाएगा। वाक्य की क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने से स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हो जाती है। जैसे इसमें और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे अन्यत्र, निकट, बाहर, भीतर, पास, यहाँ, वहाँ आदि। तो ये जो शब्द हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब इसके बाद आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने के काल अर्थात समय का बोध कराएं वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सोहन प्रतिदिन स्नान करता है, विमान अब उड़ान नहीं भरेगा। तो वाक्य की क्रिया में कब लगाकर प्रश्न पूछने से कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हो जाती है। कि यानी कि सोहन कब स्नान करेगा, तो इसमें क्या हो गया? प्रतिदिन लग गया। विमान अब उड़ान नहीं भरेगा, तो इसमें हम पूछते हैं विमान कब उड़ान भरेगा, वो कहेगा, उत्तर हो गया विमान अब उड़ान नहीं भरेगा। तो कब लगा के पता चल जाता है ना। तो ये इसकी पहचान होती है। अब इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे अब, कब, जब, आज, अभी, कल, परसों, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। फिर इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने या करने के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
जैसे वह बहुत थक गया था। अब बहुत शब्द बदला नहीं जा सकता, वैसे का वैसा रहता है ना, कि नेताजी कम बोलते हैं। अब ये शब्द भी, इसका रूप नहीं बदलता, तो ये सारे अविकारी शब्द हैं, लेकिन ये परिमाणवाचक में आ जाएंगे। कैसे कि वाक्य की क्रिया में कितना, कितनी, कितने लगाकर प्रश्न पूछने से परिमाणवाचक विशेषण की पहचान हो जाती है। अब बहुत सारे शब्द हैं इसमें भी, देखिए, बहुत, खूब, कुछ, जरा, अधिक, कम, ये है ना, ये सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब क्रिया विशेषण संबंधी विशेष बातें होती हैं, थोड़ी सी जान लेते हैं कि एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे देखो, जनता वहाँ जल्दी पहुँच गई। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण है वहाँ और जल्दी, दोनों ही है। कुछ शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले भी होते हैं, जैसे गौतमी बहुत जल्दी से सो गई। क्रिया विशेषण जल्दी की विशेषता है बहुत, है ना। जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण बता रही कि बहुत, है ना। रेशमा जरा जोर से बोलती है, तो क्रिया विशेषण है जोर से, और विशेषता क्या है उसकी, जरा जोर से, है ना। जरा मतलब कुछ संज्ञा शब्द प्रत्यय या अन्य शब्दों का सहारा लेकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उसने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। अब ध्यान प्लस पूर्वक, उसे असावधानीवश गलती हो गई, असावधानी प्लस वश। कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे संगीता प्यारी लड़की है। संज्ञा लड़की की विशेषता क्या है, प्यारी। मुझे संगीता प्यारी लगती है, क्रिया लगना है की विशेषता है प्यारी। विशेषण में क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है, देखो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जब शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तब उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कैसे, देखो, एक अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा गाता है, उसके पास कुछ किताबें हैं, वह कुछ लिख रही है। तो यहाँ पर अच्छा और कुछ जो है विशेषण हो गए, और यहाँ पर अच्छा और कुछ क्रिया विशेषण हो गए। आगे समझ में कि वह लड़का, वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा क्या हो गया, विशेषण है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है, और उसके पास कुछ किताबें हैं, तो कुछ यानी कि विशेषण है क्या, किताबों का। अब ऐसे ही इसमें वह अच्छा गाता है, तो जो गीत को जो गाया जा रहा है, गाना जो है वो है अच्छा, और वह कुछ लिख रही है, वहाँ पर किताबें थी और यहाँ पर वो लिख रही है कुछ, तो ये दोनों शब्द यहाँ पर ये बदले नहीं, लेकिन इनके अनुसार सेंटेंस बदल गया। तो यहाँ ये जो कुछ, अच्छा, ये जो है ये कौन से शब्द हो गए, ये हो गए अविकारी शब्द। अब इसके बाद आते हैं संबंध बोधक। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अब जैसे महल के अंदर एक चबूतरा बना है, रामलाल के पास कहानियों की पुस्तकें हैं, वह लड़का दीपक के साथ आया। की ओर से पहले, के भीतर, के बदले, की जगह, के बारे में, के बिना, के विषय, के बगैर। तो ये जो इतने सारे शब्द हैं ये संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि देखो, कुछ अविकारी शब्द संबंध बोधक की भांति भी प्रयुक्त होते हैं और क्रिया विशेषण की भांति भी। संबंध बोधक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने पर इनके बाद प्रायः संज्ञा या सर्वनाम आता है, और जो क्रिया विशेषण होते हैं उनके बाद क्या आती है, क्रिया आती है। अब जैसे महल के बाहर प्रजा खड़ी है, संबंध बोधक शब्द है इसमें के बाहर। जनता बाहर खड़ी है, क्रिया विशेषण शब्द है बाहर, है ना। तो इस तरह से आपको अर्थ अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, कुछ है इसमें कि कुछ संबंध बोधक शब्द काल, स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जैसे उसने पहले उनसे पहले रेशमा आई थी, काल सूचक शब्द है, पहले समय पता चल रहा है इसमें, है ना। इस तालाब के अंदर मछलियां हैं, ये हो गया स्थान सूचक शब्द के अंदर।
और ध्रुव तारा उत्तर की ओर है। अब ये है दिशा सूचक शब्द की ओर, है ना। तो इसी प्रकार से हिंदी में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है: काल सूचक के रूप में, स्थान सूचक के रूप में, दिशा सूचक के रूप में, विरोध सूचक के रूप में और समानता सूचक के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जो शब्द दो शब्दों, शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ता हो तब वह समुच्चय बोधक या योजक कहलाता है। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, रामू की माँ और मोहन की बुआ सगी बहनें हैं। उसने कसम खाई लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा। और, तथा, एवं, पर, परंतु, बल्कि, किंतु, लेकिन, या, अथवा, अन्यथा, न, कि, नहीं तो, अतः, इसलिए, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि तो, ताकि, जिससे आदि समुच्चय बोधक शब्दों के उदाहरण हैं। अब ये समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं: समानाधिकरण योजक और व्यधिकरण योजक। समानाधिकरण योजक जो होते हैं, जो योजक दो समान स्तरों वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करें, वह समानाधिकरण योजक कहलाते हैं। जैसे वह बाजार गया और फल खरीद लाया। वह जयपुर जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया। खाना कम खाओ अन्यथा बदहजमी हो जाएगी। वह ईमानदार था इसलिए चुनाव जीत गया। कुछ अन्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं: वरना, बल्कि, अगर, मगर, परंतु, अतः, तथा। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं। और व्यधिकरण योजक जो होते हैं, जो योजक किसी मुख्य अंश को गौण अंश से जोड़ने का कार्य करते हैं, वे व्यधिकरण योजक कहलाते हैं। जैसे यद्यपि यह मेरा काम नहीं, तथापि मैं प्रयत्न करूंगा। शेर को देखकर ऐसा लगा मानो मृत्यु सामने खड़ी हो। तो ये जो शब्द हैं, ये क्या हैं? व्यधिकरण। तुम वहीं ठहरना ताकि उसकी गतिविधियां जान सको। वह भाषण सुनना चाहता था इसलिए वहां गया था। तो इन सेंटेंसेस के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि व्यधिकरण योजक शब्द क्या होते हैं। अब लास्ट में से पहले आते हैं विस्मयादि बोधक ना। जो शब्द हर्ष, विस्मय, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों को प्रकट करें, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द किसी को सूचना देने के लिए प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए स्वयं ही मुख से निकलते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों को हम इस तरह से जान सकते हैं। देखो, जैसे हर्ष सूचक शब्द हैं या उल्लास सूचक भी कह सकते हैं इनको हम। आहा, वाह, है ना। और कभी कभी जैसे दुख होता है तो हम प्रयोग करते हैं ना, हाय, उफ, ओह, है ना। तो ये ना शोक सूचक, पीड़ा सूचक, ग्लानि सूचक होते हैं। अब कभी कभी हमें बहुत किसी चीज़ को आश्चर्य होता है ना देखकर, जैसे विस्मय होता है, अरे क्या है। तो ये विस्मयादि बोधक होते हैं, लेकिन आश्चर्य सूचक होते हैं, है ना। अब होते सब कुछ इसके बाद आते हैं संबोधन सूचक। हे, अजी, अरे, हम किसी को बुलाते हैं ना जैसे, तो ये होते हैं संबोधन, किसी को बुलाना, है ना। मैम, सुनिए, है ना, जैसे बोल देते हैं हम। तिरस्कार और घृणा सूचक, छी, दिक, ग्लानि सूचक हो गए, है ना, घृणा आ रही है इनको देखकर। संवेदना सूचक, हाय राम, राम राम, हाय हाय, तौबा तौबा, ये जो शब्द होते हैं ना, तो ये हो गया संवेदना जताते हैं हम इनमें। अब चेतावनी सूचक है, सावधान, होशियार, मान जा। हम कहते हैं ना आपस में एक दूसरे को, मान जा नहीं तो, है ना, हट, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, तो वो होते हैं चेतावनी सूचक, है ना। फिर होते हैं कुछ प्रशंसा सूचक, शाबाश, वेरी गुड, सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। तो विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, अरे आप आ गए, है ना, हाय, अब उनका दुख सहा नहीं जाता, वाह कितना मनोहारी दृश्य है। तो ये जो इनसे पहले क्या लग जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है। फिर आते हैं बच्चों अन्य कुछ अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें हम कहते हैं निपात। अब कुछ ऐसे अविकारी शब्द भी होते हैं जो वाक्य में विभिन्न पदों के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल ला देते हैं, इन्हें निपात कहा जाता है। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। निपात के प्रयोग से वाक्य में अर्थ की पुष्टि के साथ स्पष्टता आ जाती है।
इसे इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। मैं तो कोलकाता ही जाऊंगा, जैसे ना कि जैसे बच्चे करते हैं ना जिद कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं तो लूंगा, है ना, बच्चे जिद करते हैं ना, तो जो जिन शब्दों के ऊपर थोड़ा दबाव डाला जाता है, मैं तो कोलकाता ही जाऊंगा, मैं ही कोलकाता जाऊंगा, वह कोलकाता कोलकाता भी जाएगा, वह भी कोलकाता जाएगा, है ना। तो जिन शब्दों के ऊपर हम जोर देकर बोलते हैं वह निपात कहलाते हैं। आशा है बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।